अच्छा बच्चों, आज का टॉपिक शॉर्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पिछले जितने भी कंसेप्ट है वो सारा रिपीट है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये इन टॉपिक्स के ऊपर है आज का टॉपिक। सर्कुलर मोशन का नेक्स्ट टॉपिक है जी मेरा, हमारा डे 4 का, और रिलेशन बिटवीन एंगुलर एंड लीनियर क्वांटिटी, इनके आपस में रिलेशन बतानी है। तो जब आप फर्स्ट रिलेशन को देखोगे तो मैं इसको अगर रीड करूँ, बस स्टॉप करो, तो आपको वो डायग्राम याद होगी जिसमें हमें पता है यहाँ पे कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेकिन इसको क्लॉकवाइज ही कर लो, बुक में ऐसी डायग्राम नहीं बनी, मैंने इसे समझाने के लिए डायग्राम द्वारा रिपीट की थी। ठीक हो गया। बुक में जो डायग्राम बनी मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ, वो बुक में डायग्राम उन्होंने बनाई कैसे। अब यहाँ पे वो कहता है लेट द मोशन पॉइंट पी द सर्कल, लेट कर लो, ये जो मोशन है ये सर्कल का पॉइंट पी पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी जितनी भी मोशन होगी पी, यानी यहाँ से इस पॉइंट से मोशन जा रही है इस पॉइंट तक, तो मैं इसको कहूँगा ये P1 से गई P2 तक, ये सारी जो सर्कुलर मोशन होगी सारा ऑब्जेक्ट P को रिप्रेजेंट करेगा। यानी अगर यहाँ से स्टार्ट होगा तो क्या हो जाएगा P3, इन मोशन को उसने क्या नाम दिया, तो यही वो कह रहा है, मूव थ्रू अ डिस्टेंस P1 एंड P2 इज इक्वल टू S। तो P1 से जो P2 का डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, S है। जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, यहाँ पे S है। और यहाँ पे P1 से P2 का डिस्प्लेसमेंट है S है, और इसको मैं P1 से P2 को कह सकता हूँ आर्क लेंथ है। ये लेंथ तो है, लेकिन किसकी लेंथ है, आर्क की लेंथ है। तो मैं इसको एक और नाम से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ये लेंथ है, आर्क लेंथ है। क्लियर। मैथ में इसको आर्क बोलते हैं, फिजिक्स के अंदर इसको डिस्प्लेसमेंट बोल रहे हैं। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये एक टेंजेंट के ऊपर है तो इसको टेंजेंशियल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकता हूँ। इसकी आपको मजीद समझ आएगी टेंजेंशियल होती क्या है। आगे देखो, द रेफरेंस ओ से इस पॉइंट को मैं क्या कह देता हूँ, ओ से पी क्या बनता है, आर, ओ से P2 क्या बनता है, R, और इनके दरमियान P1 O P2 के दरमियान क्या बनता है, मेरे पास एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसे थीटा बोला जाता है। हम कह सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन इन दैट टाइम इंटरवल, कुछ टाइम इंटरवल के बाद क्या हो जाएगा, एंगल इन रेडियन इज इक्वल टू हो जाएगा आर्क ऑफ लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस हो जाएगा। अगर इसको मैं ड्राइव करना चाहूँ, मैंने इसको मजीद ड्राइव नहीं किया, यहाँ पे करना, लेकिन इसको एंगल इन रेडियन किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, और एंगल इन रेडियन किसके इक्वल है, थीटा के इक्वल है। आर्क ऑफ लेंथ किसके इक्वल है, एस के इक्वल है, रेडियस आर के इक्वल है। रिलेशन बनानी है, आर इधर डिवाइड हो रहा है तो क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू आर थीटा। रिलेशन बन गई। ये क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये क्या है, ये हमने बेटा प्रूव करना था यहाँ, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक ना समझ आई। अब यहाँ पे दो बातें जो हमने यहाँ पे मजीद दो बातें एमसीक्यूज के लिए करनी है। यहाँ पे पहली बात है, पहली बात यहाँ पे देखते हैं, जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है ये अलोंग द टेंजेंट होती है। जो लीनियर है वो क्या होती है, अलोंग दी टेंजेंट होती है। जो ये थीटा है ये अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, मेरे पास एक टेंजेंट में खींचता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे एक टेंजेंट खींचा, यहाँ तो टेंजेंट डाउनवर्ड आ रहा है, यहाँ टेंजेंट अपवर्ड जा रहा है। अगर यहाँ से बॉडी मूव करती हुई इस डायरेक्शन में जाके बॉडी की जो रोप है वो टूट जाए, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ जाएगा, लॉन्ग दी टेंजेंट, यानी उसका पॉइंट क्या होगा यहाँ। वो अपनी सर्कल को छोड़ के कहाँ जाएगा, जहाँ टेंजेंट की एरो था, जहाँ टेंजेंट का क्या था, टारगेट था, उसी टारगेट में क्या जाएगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा। मैं फॉर एग्जांपल देता हूँ, एक फैन को ऑफ करता हूँ, इसके ऊपर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, जैसे फैन चलाऊंगा, जिस डायरेक्शन में फैन की मूवमेंट होगी, ऑब्जेक्ट क्या उसी डायरेक्शन में सर्कल को छोड़ के भाग नहीं जाएगा, उसी डायरेक्शन में जाके वो क्या करेगा,
मूव करेगा तो जिस डायरेक्शन में आपकी टेंजेंट की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आप नजर आएगा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन नजर आएगी। यहाँ तक ना समझ आई हो? ये थी मेरे पास रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे देखो, ये डायग्राम है बेटा बुक की आपके, ये डायग्राम किसकी है? थोड़ी सी ब्लर नजर आ रही है, मैं इसको साफ करता हूँ। यहाँ पे देखो ये वाली, बस इतना पोर्शन उसने एक्सप्लेन किया था कि कहता है जो P1 है, ये देखो यहाँ से P1 और ये इसकी डायरेक्शन क्या है? एंटी क्लॉकवाइज। वो क्लॉकवाइज थी जिसकी वजह से आपको P1 और ये P2 है, और यहाँ पे क्या है? डिस्प्लेसमेंट। आ रही समझ? एक और मैं बात, यहाँ से वो क्या कहता है, इसका एंगल एक ये है, एक ये है, और यहाँ पे इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट। और ये मेरे पास क्या है? डेल थीटा। और एक ये आ रहा है और एक ये आ रहा है, बस ये रिप्रेजेंट वो कर रहा है। ठीक हो गया? अब नंबर 2 पे फैन, आपको पता है एंटी क्लॉकवाइज क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ठीक हो गया? अब इसके टेंजेंट की डायरेक्शन और इसके मैं इसका फाइंड कर सकता हूँ, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहाँ होगी? फैन मूव कर रहा है एज इट इज, तो आप कहोगे इसकी डायरेक्शन क्या होगी? अपवर्ड होगी। ये मैं दिखाता हूँ वहाँ पर, ताकि आपको मजीद समझ भी आए। ये देखो फैन है बेटा मेरे पास, इस डायग्राम को मैं करता हूँ छोटा, और ऐसे मैं इसको करता हूँ बड़ा। यहाँ पे देखो, इसको गौर से देखो, फैन मूव कर रहा था इस डायरेक्शन में, और इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी? इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन अपवर्ड होगी। ऐसे ही है, देखो थंब किसको शो कर रहा है? इसके डायरेक्शन अपवर्ड को शो कर रहा है। ये अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अगर यहाँ पे टेंजेंट में खींचता हूँ, टेंजेंट इस पॉइंट पे खींचूंगा, यानी ऑब्जेक्ट यहाँ पे अगर मैं रखूंगा तो किस डायरेक्शन में जाएगा? उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में आपका होगा। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होती है वो अलोंग दी टेंजेंट होती है, और ये जो होती है एंगुलर होती है वो अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है। ठीक है? ये जो आपको दरमियान में एक्स्ट्रा की पाइप नजर आ रहा है, ये शो कर रहा है उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन को, कि इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपवर्ड है, डाउनवर्ड नहीं है। क्लियर हुई यहाँ से बात? चलो मजीद आगे चलते हैं। यहाँ तक डायग्राम की समझ आ गई? यहाँ पे देखो रिलेशनशिप बिटवीन बनानी, मैंने किसकी बनानी है? रिलेशन। चलो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब कर दिया। यहाँ पे मैंने रिलेशन बनानी है लीनियर की और एंगुलर की रिलेशन बनानी है। अब वी नो दैट डेल एस इज इक्वल टू आर डेल थीटा। अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला मुझे पता हो तो मैंने लिख दिया। हमें पता है एंगुलर वेलोसिटी किससे कहते हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर टाइम के लिहाज से डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो वो क्या होगा? टाइम के लिहाज से। तो इनके पास टाइम नहीं था। अगर मैं टाइम पे डिवाइड कर दूँ इस बोथ इक्वेशन को, बोथ साइड को, बोथ इक्वेशन कह रहा हूँ, बोथ साइड को टाइम पे डिवाइड कर दूँ तो डेल एस ओवर क्या बनेगा? डेल टी। आर डेल थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? डेल टी। ये किसके इक्वल आ जाएगा? वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगा। आर एज इट इज आ जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का यही फॉर्मूला नहीं है, डेल थीटा ओवर डेल टी। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? एंगुलर। तो आगे दोनों प्रूव हो गए, आगे प्रूफ दोनों आगे। अगर ये भी आता है तब भी हमने पिछली एक्सप्लेनेशन देनी है, तब ये रिप्रेजेंट करना है। अगर पिछला आता है तो पिछला बस पिछले तक ही रखना है, यहाँ तक नहीं लगा। अब वो एक और बात करते हैं यहाँ पे, आपकी बुक जो बात करती है वो कहता है जो टाइम है ना, जो लिमिट की टाइम है ना, डेल टी अप्रोचेस टू जीरो, टाइम इतना कम रखना कि टाइम काउंट इन ऑफ। चलो एक सर्कुलर की मैं फिर बात करता हूँ, एक सर्कल की मैं बात करता हूँ। ये सर्कल को मैं जूम करता हूँ, इतना जूम करता हूँ, इतना जूम करता हूँ कि ये आपको जो ये इतना साइज है ये आपको इतना नजर आएगा, एक स्ट्रेट लाइन नजर आएगा। इतना जूम करूंगा, और ये सबसे शॉर्टर डिस्टेंस भी होगा किसी ऑब्जेक्ट का।
यानी जो P1 से लेके यहाँ तक P1 से P2 था, P1 क्या हो जाएगा, N तक डिवाइड हो जाएगा, इतना शॉर्टर डिस्टेंस हो जाएगा। और इतना शॉर्टर डिस्टेंस टाइम कितना कर, अब लेट को यहाँ से लेके फैन को यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, आई होप कि चलते ही 1 सेकंड लगेगा कि यहाँ तक पहुँच जाएगा। मैं कौन सा पूरी सर्कल ले रहा हूँ, मैं यहाँ से फैन को यहाँ तक लेके जा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से जाते हैं उसको लेट करो 1 सेकंड लगता है, इसको मैं जूम करता हूँ, इतना बड़ा यहाँ से लेके यहाँ तक कितना टाइम लगेगा, मैंने यानी टाइम इतना हो जाएगा कि टाइम को क्या कंसीडर कर लिया जाएगा, 0 कंसीडर कर लिया जाएगा। और जब टाइम 0 कंसीडर होगा, ये सबसे छोटा, आपको पता है शॉर्टेड डिस्टेंस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो ये उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसने शर्त रखी है कि यहाँ पे डेल टी क्या होना चाहिए, अप्रोचेस टू 0, कि टाइम इतना कम लेना, यानी इतना छोटा हमने डिस्टेंस फाइंड करना है कि रिलेशन वो बन जाए। और आफ्टर दैट यही वेलोसिटी किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, टेंजेंशियल वेलोसिटी। समझ आ गई, वेलोसिटी और टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम है, लीनियर वेलोसिटी, लेकिन टेंजेंशियल वो पॉइंट है जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ने मूव करते नजर आना है। इसका टेंजेंट खींचा हुआ मैंने, ये टेंजेंट है इसका, तो इधर अगर कोई ऑब्जेक्ट रखूंगा तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा। अगर ये मूव करके यहाँ पहुंचेगी तो आपको पता है इसकी डायरेक्शन कहाँ हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। तो जिस तरह ये मूव करता जाएगा इसकी टेंजेंट डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी। अब एक और बात, वो कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी के दरमियान एंगल कितनी डिग्री का बनता है, एंगल कितनी डिग्री का बनता है लीनियर वेलोसिटी के दरमियान और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान, कितनी डिग्री का, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। वो वैसे बुक आपकी लिखती है π/2 रेडियन का बनता है, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, π/2 रेडियन का बनता है। ये बातें यहाँ नहीं लिखी, बता रहा हूँ ताकि आपके काम आएगी एमसीक्यूज के तौर पर, कि एंगुलर वेलोसिटी, इसी तरह एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और लीनियर डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कितने का एंगल बनेगा, 90। वो भी टेंजेंशियल जाती है और उसकी भी ऊपर की तरफ है। यहाँ तक समझ आ गई, और डेरिवेशन की भी समझ आ गई। टाइम पे डिवाइड कर दूंगा, मेरे पास डेरिवेशन इजीली आ जाएगी। फर्स्ट डेरिवेशन भी आसान थी, सेकंड डेरिवेशन भी आसान थी। अब देखो थर्ड डेरिवेशन, थर्ड डेरिवेशन सेम फर्स्ट डेरिवेशन पे डिपेंड करती है। देखो v इज इक्वल टू आर डेल ओमेगा, ओमेगा का साइन हमने w नहीं बनाना, हमने बनाना है ये चीज बनानी है। क्लियर है, समझ आ रही है क्या क्या बातें की, आई हूँ सर समझ आपको। अच्छा देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंगुलर, उसके लिए भी देखो मुझे पता है, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन, अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ द एंगुलर यानी इसके लिए भी क्या चाहिए, टाइम चाहिए, और इसका भी टाइम मुझे डेल टी अप्रोचेस टू 0 रखना पड़ेगा एज इट इज। ठीक है, ये बातें सारी रिपीट है। व्हेन रेफरेंस ऑफ लाइन OP इज रोटेटिंग विद एंगुलर एक्सेलरेशन, जहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, देन द पॉइंट P आल्सो हैव द लीनियर एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। लीनियर या टेंजेंशियल, आपको मैंने पहले कहा था दोनों एक ही बात है, ठीक हो गया। Let change in linear velocity is del v and change in angular velocity del w in time interval। let करो कि change in ये linear velocity टाइम के लिहाज से अगर और ये भी टाइम के लिहाज से चेंज हो जाए सर्कल के अंदर, तो we know that v is equal to r ओमेगा, इनको टाइम पे डिवाइड करूंगा तो v डिवाइडेड बाय t, इधर डेल भी करना पड़ेगा डेल t, इधर क्या आ जाएगा r इज इक्वल टू डेल ओमेगा ओवर डेल t। यहाँ पे शर्त क्या है, डेल t अप्रोचेस टू 0, तो ये क्या कंडीशन हो जाएगी मेरे पास, एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल लिख दूँ एक्सेलरेशन, आपको पता है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन उन्होंने ऊपर लिखा सेम है, तो आपकी बुक ने टेंजेंशियल और एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट किया हुआ है, तो आर इज इक्वल टू अल्फा। ठीक है, इसके दरमियान भी एंगल 90 डिग्री का बनेगा आपस में, ये भी अलोंग द टेंजेंट है और एक अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन है। जो टेंजेंशियल है वो अलोंग द टेंजेंट है, जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो क्या है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इनके दरमियान एंगल दो, इनकी बातें समझने वाली हैं कि अलोंग द टेंजेंट होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, और ये क्या होती है जी मेरे पास, इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बनता है। ये दो बातें थी जो आपको समझनी है, बाकी तो यही पता है कि टाइम पे डिवाइड करते जब आपस में रिलेशन आती जाएगी। और कोई मुश्किल यहाँ पे, ये 3 टॉपिक थे जो आपने शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये
रिलेशन, ये तीनों में से कोई एक ही रिलेशन पूछते हैं, तीनों इकट्ठे नहीं पूछते। ये आज का टॉपिक इम्पोर्टेंट था, और यही टॉपिक के ज़रिए वो एक और बात आपकी लिखते हैं जिसमें मैंने वो लास्ट टाइम आपको मैंने शॉर्ट करवाया था, उसमें बात की थी। अगर हमें रेडियस पता हो, हमें एंगुलर वेलोसिटी पता हो, तो हम टेंजेंशियल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह अगर हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी पता हो, हमें रेडियस पता हो, तो हम डेल ओमेगा फाइंड कर सकते हैं। ये बातें लिखने वाली नहीं थी, लेकिन बुक ने लिखी हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है अपने 2 नंबर में लिखने के लिए। इतनी बातें लिखेंगे 2 नंबर हमें पूरे दे दिए जाएंगे। ये वो बातें थी जो वैसे हमें भी पता है, अगर मैं 2 चीज़ें आपको दूं तो तीसरी फाइंड हो सकती है। ये रिलेशन ही ऐसे बता रही है। अगर ये रिलेशन दूं और मैं थीटा फाइंड करने के लिए दूं, आपको पता है, तो तब भी आप फाइंड कर सकते हो। कितना फाइंड कर सकते हो? मेरे पास वेलोसिटी गिवन हो, रेडियस गिवन हो, और मुझे थीटा फाइंड करने के लिए कहा हो, तो मैं ये वाला रिलेशन यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें टाइम मुझे दिया होगा। तो इस गिवन के लिहाज से हम फार्मूला ड्राइव किया जा सकता है। तो अभी के लिए ये आपका टॉपिक था आज का, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर क्वांटिटी। कुछ ना समझ आया हो, उसकी डायरेक्शन की ना समझ आई हो, आपके लिए क्वेश्चन है, अगर इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड होती तो क्या होता? होती है एमसीक्यूज। अगर इसकी डायरेक्शन फैन की डाउनवर्ड होती तो क्या होता? बाद में लास्ट में पूछूंगा अगर याद आया तो। अभी आपकी बारी पे एमसीक्यूज आपका। हवा का क्या होता? हाँ, हवा की डायरेक्शन ऊपर की तरफ चले जाए। Which of the following is not directed along the axis of rotation? जल्दी बताओ, which of the following is not directed along the axis? इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो एक्सिस से रोटेशन नहीं है? क्या? एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, एंगुलर मोमेंटम। तीसरी वही है, तो दोनों में से बताओ। एंगुलर एक्सेलरेशन तो हमने रट लिया कि अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, कि जिस पॉइंट से उसने रोटेट करना है वो उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, हाँ जी बेटा, ये इंशाल्लाह परसों आपका लूँगा, परसों का टॉपिक है आपका एंगुलर मोमेंटम, तो उसके अंदर हम इसको करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन बेटा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होती है, ठीक है। अगर आप बॉडी मूव करवा रहे हो सर्कल के अंदर, तो आपको पता है सेंटीपिटल फोर्स चाहिए, तो जिस डायरेक्शन में सेंटीपिटल फोर्स होगी उसी डायरेक्शन में सेंटीपिटल एक्सेलरेशन होगी। तो लेट करो मैं बॉडी में मूव करवाना चाहता हूँ, तो आप देखोगे जब आप बॉडी किसी को मूव करवाते हो ना, तो आप बॉडी को अपनी तरफ पुश करके उसे मूव करवाते हो। कभी भी देखना, कभी एक बहुत बारीकी से उसे चेक करना कि जब आप बॉडी को मूव करवाते हो ना, तो ऐसा ऐसा नहीं मूव करवाते, आप बॉडी को करवाते हो या ऐसा ऐसा, ठीक है, यहाँ अपनी तरफ ऐसा ऐसा। तो उसका कोशिश रहता है कि ये एक मेरे पास रोप है, ये देखो ये मेरे पास एक बॉडी का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो मैं फोर्स यहाँ से लगाता हूँ, यहाँ से लगाता हूँ, इस पॉइंट से फोर्स लगाता हूँ ना, इधर से पकड़ के तो नहीं ना फोर्स लगाता। तो यहाँ जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स की डायरेक्शन क्या जाती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जिस डायरेक्शन में सेंटीपिटल फोर्स होती है हमें पता है, उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन की, और लीनियर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये होगी। यहाँ पे कितनी डायरेक्शन नजर आ रही है? देखो और आ रही है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 3 होगी हैं। यहाँ पे एक्सेलरेशन कितनी होगी? एक तो अल्फा होगी है, एक एसी होगी और एक एटी, और कल का हमारा लॉन्ग भी यही है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक हो गया? सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्यों नहीं है? क्योंकि फोर्स जो सेंटीपिटल फोर्स है वो किसकी तरफ लग रही है? वो सेंटर की तरफ से लग रही है, उसी सेंटर से लग रही है, जिस सेंटर पे फोर्स लग रही है उसी फोर्स पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। हर एक्सेलरेशन के नेम है। एंगुलर मोमेंटम इंशाल्लाह परसों डिस्कस करेंगे कि एंगुलर मोमेंटम क्यों इस डायरेक्शन पे अप्लाई होता है, क्योंकि एंगुलर है लेकिन उसके लिए उसकी डायरेक्शन क्यों चेंज है। नेक्स्ट वन भाई तुक्का भी लगा तो सही लगा है, अच्छी बात है। ये 90 है, ठीक हो गया? ये सारे पास पेपर है, अब जब भी मर्जी इस एमसीक्यू को लिखना,
और साथ सर्च करना किस बोर्ड में आया, ठीक है। ये किसी लाहौर बोर्ड में है, किसी सरगोदा बोर्ड में है, किसी फैसलाबाद बोर्ड में। तो ये सारे बोर्ड अलग अलग हैं। अभी और एमसीक्यूज़ भी हैं पास पेपर के, मैं सारे एक साथ नहीं लिख के लाता, लेकिन ये वो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बहुत से रिपीटेड होते हैं आपके। A body rotating in a circle radius 0.5 meter and angular speed 10 रेडियन per second has tangential velocity। tangential velocity बेटा फाइंड करनी है, आपने बताना है इसका आंसर। tangential velocity का आंसर क्या होगा? अगर बॉडी रोटेट करी है सर्कल के अंदर और उसका रेडियस 0.5 मीटर का है, उसका एंगुलर स्पीड है 10 रेडियन पर सेकेंड, तो उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी क्या होगी? वो टाइम लगा दिया, मेरा तो आंसर कब का आ गया। हाँ कैलकुलेटर, इसमें भी कैलकुलेटर। 5, शाबाश बेटा, इसका आंसर 5 ही है। कैसे है यार? v इजगल टू आर ओमेगा, हमें पता है कि v हमें फाइंड करने के लिए कह दिया, r भी हमें दे रही है और एंगुलर स्पीड भी हमें दे दी है। कितनी दे दी है? जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 5 भी आ जाएगा। मेरा मल्टीप्लाने का मकसद यही होता है कि कैलकुलेटर के बगैर पॉइंट खत्म करूंगा, मल्टीप्लाई 10 से कटेगा और यहाँ पे 5 हमारा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेटर के बगैर इस्तेमाल करो अपने आप को, जितना कैलकुलेटर यूज़ करोगे उतना आपके लिए मुश्किल होगा। एक और बात बेटा, आपको पता ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर में पोजीशन चेंज हो जाए तो आपको पता है उनके साइन चेंज हो जाते हैं। लेट करो, अगर ये डायरेक्शन इसकी पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन क्या हो जाएगी? तो इस चीज़ का बहुत ख्याल करना पड़ता है। तो हमें इनको रिप्रेजेंटेशन अच्छे से आनी चाहिए। अभी तो मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने वेक्टर फॉर्म नहीं लिखा था, v इज टू आर ओमेगा। अक्सर एमसीक्यूज आ जाते हैं इनकी वेक्टर फॉर्म क्या होगी? तो v इज अ वेक्टर क्वांटिटी, रेडियस की भी डायरेक्शन है हमारे पास और ओमेगा की, तो यहाँ पे हमने लिखना है v ओमेगा मल्टीप्लाई बाय आर। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ v आर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा तो ये गलत होगा, तो साहब मुझे क्या साइन लगाना पड़ेगा? माइनस का। मैं बिना वेक्टर के तो ये लिख सकता हूँ, लेकिन वो जब वेक्टर फॉर्म के अंदर पूछेंगे तो हमने वेक्टर फॉर्म के अंदर कौन सी फॉर्म लिखनी है? आई समझ? तो ये एमसीक्यूज में अपने आप को गलत नहीं कर लेना। बस एक छोटा सा एमसीक्यूज हमने याद रखना, अगर वेक्टर फॉर्म देंगे, बोर्ड में एमसीक्यूज आ चुका है, अगर ये फॉर्मेट देंगे तो हमने ये फॉर्म नहीं लेनी। ये v इक्वल टू आर ओमेगा हम अपने लिए रीडिंग के लिए कि हमें अच्छे से रीड कर सकें, अच्छे से याद कर सकें, लेकिन इसके असल फॉर्मेट क्या है? v इक्वल टू आर का वेक्टर मल्टीप्लाई बाय ओमेगा का वेक्टर। बुक भी यही मेंशन करती है, माइनस नहीं है, ये है। माइनस होगा तो आपको पता चल जाएगा कि वो आर मल्टीप्लाई ओमेगा हो जाएगा। क्लियर हो गया? बुक ये लिखती है, लेकिन एमसीक्यू जब आता है तो इस तरह का एमसीक्यू दिखाई देता है। चलो नेक्स्ट मुझे आपकी बारी। एमसीक्यू तो आसान आ गया मुझे के लिए। चलो मुझे, for all magnitude of which of the following can be treated as a vector? For all magnitude of which of the following can be treated as a vector? रिजल्टेंट के बाद पूछ रहे हैं। रिजल्ट आने के बाद पता है कि कोई स्केलर भी हो सकता है, कोई वेक्टर भी हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट के बाद वो पूछ रहे हैं कि कौन सी क्वांटिटी है जो आपको वेक्टर ही ट्रेड करती नजर आएगी, यानी वेक्टर प्रोडक्ट ही नजर आएगी। लगाओ तो। अगर दो वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनका रिजल्ट स्केलर आ रहा हो, और दो वेक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट वेक्टर आ रहा हो, तो दो कौन से वेक्टर मल्टीप्लाई आपस में होगा, उनका रिजल्ट वेक्टर ही रहेगा। इनमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है? दो इनके रिजल्टेंट का वेक्टर लेने के बाद, यानी एक्सप्रेशन को एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई करो।
तो उनका रिजल्टेंट क्या रहे, वेक्टर ही रहे। तो कौन एज अ ट्रेटेड फॉलोइंग कैन बी ट्रेटेड एज अ वेक्टर, लगा दो तुक्का। एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी नहीं बेटा, इसका लास्ट वाला इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, ये ऐसा है जिनका ट्रीट करता रहेगा अपने आप को वेक्टर ही। ठीक है, इनका जितना मर्जी रिजल्टेंट ले लो, इनका रिजल्टेंट हमेशा क्या ट्रीट होगा, वेक्टर ही ट्रीट होगा। इसकी कोई रीज़न नहीं है, लेकिन आपको स्केलर और क्रॉस प्रोडक्ट का रूल पता ही है, वही लगा के इन्होंने ये बताया हुआ है। वो मैं एक्सप्लेन करूँगा, उसमें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, लेकिन इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ऐसी है जो हमेशा अपने आप को वेक्टर ट्रीट कराएगी आफ्टर द रिजल्टेंट। सिंगुलर तो ये सारे क्या है, वेक्टर ही हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी भी क्या वेक्टर है, एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या वेक्टर है। लेकिन जब इनका रिजल्टेंट लिया जाता है तो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, स्केलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो ये वेक्टर ट्रेड नहीं करते। चलो आगे चलते हैं। अ कार मूव यूनिफॉर्म 2 मीटर पर सेकंड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 4, फाइंड द ओमेगा। ओमेगा यानी यहाँ पे फाइंड एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है, ये तो आसान है। अ कार मूविंग यूनिफॉर्मली स्पीड 2 मीटर पर सेकंड, तुम्हारा 0 नंबर आ चुका है। आज से तुम ही फेल हो, बाकी सारे पास हैं। बेटा ये नहीं कर पा रहे, कैलकुलेटर की जरूरत है। फाइव ही आंसर, वो भी किसी की मदद लेके और इतना टाइम लेके। वी इज टू बेटा आर ओमेगा, ओमेगा फाइंड करना तो वी ओवर आर ओमेगा। वी कितना है 2 डिवाइडेड बाय 0.4 ओमेगा। इसका पॉइंट खत्म करूंगा तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 4, और ये 20 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ जाएगा 5 रेडियन पर सेकेंड। लास्ट एमसीक्यू जी आपके हिस्से। फर्स्ट वाला करेक्ट। अगर मैं तो वेक्टर फॉर्म करता तो शायद आप कंफ्यूज हो जाते, वो भी मैंने बता दिया था वक्त से पहले। और नंबर 1 पे अमार मुझे बताएगा इनमें से कौन डायमेंशन लेस है। ठीक है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी डायमेंशन लेस है, तो आने बताना है मुझे। चलो जी बताओ, इनमें से कौन सी है जो डायमेंशन लेस है, इनमें से कौन सी क्वांटिटी है जो डायमेंशन लेस है। इनमें से कोई भी नहीं है जो डायमेंशन लेस है, सबके डायमेंशन है। चलो इजाज़त हो।